मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से आपको फसल के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे फॉर्म पे लगेगा और हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो ऑपरेट होता है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सारे व्यापारी हमारे गाँव में हैं और सारा काम उन्हीं का होता है। हमारा काम होता है टमाटर हार्वेस्टिंग करके दे देने का। सारी चीज़ें अब बहुत आसान हो चुकी हैं पहले के तुलना में। अभी हमारे यहाँ बहुत एक संभावना बढ़ गई है हमें हल्दी की खेती को लेकर। अब इसको हमारे किसान भाई बड़े स्केल में करते हैं और लाखों बोरी में इसकी डिमांड होती है, तो इसको हम कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एक स्कोप है। हम लोगों को क्या नए नए इनोवेशन के लिए एक तो खेतों में जाना पड़ेगा और नए नए जो एग्जीबिशन होते हैं वहां देखना पड़ेगा। खेती एक व्यापारिक दृष्टि से करेंगे, हम थोड़ा समय देंगे हमारी फसल को, तो हमें वो प्रोडक्शन ज़्यादा देगी। आधुनिक भारत में खेती परंपरा के साथ ही नवाचार, उद्योग और तकनीक को भी अपना रही है। और इसी आधुनिक खेती की कहानी है बड़वानी से आए दूधालाल गहलोत की, जिन्होंने विरासत में मिली खेती को 2026 की आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा और आज वे सिर्फ किसान नहीं बल्कि आधुनिक भारत के मॉडर्न किसान बने हैं। नमस्ते किसान भाइयों, मैं दूधालाल गहलोत ग्राम बड़गांव, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी से हूँ। वर्तमान में मेरी खेती अभी हल्दी है, केला है, डालर चना लगाया हुआ है और टोटल मेरे पास 30 एकड़ की फार्मिंग है, जिसमें 11 एकड़ की हल्दी लगी हुई है, 4 एकड़ में केला लगा हुआ है और अभी 13 एकड़ में डालर चना लगा हुआ है। संयुक्त परिवार में रहे दूधालाल गहलोत ने अपनी शिक्षा के साथ ही खेती को अपना लिया था। अपने पिता के साथ खेत पर जाना और खेती की बारीकियों को सीखने में उन्हें बचपन से ही रुचि थी। उस दौर की खेती पारंपरिक खेती थी, जहां बिजली और पानी की समस्या की वजह से खेती सिर्फ घर के राशन की आपूर्ति तक ही हो पाती थी। लेकिन समय बदला, नई तकनीक आई और खेती में नवाचार होने लगा। सन 1992 में मैंने 12वीं की पढ़ाई छोड़कर घर पर मैं आया हूँ और उसके बाद मैंने परिवार, जब मेरी जॉइंट फैमिली थी तो उनके साथ मिल के मैंने खेती में धीरे धीरे शुरुआत की और धीरे धीरे मैं खेती करते गया, सीखते गया और 1995 में शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं फिर धीरे धीरे फुल टाइम खेती को देने लगा। तो जॉइंट फैमिली थी, पापा के 3 भाई और पापा सहित 4 लोग थे, परिवार बड़ा था, तो हम लोगों को काम ज़्यादा देखना पड़ता था और उस शुरुआती दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस वजह से खेती में इनकम उतनी हो नहीं पाती थी, तो हमें आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता था। तो उस समय अगर बिजली की बात करूँ तो बिजली की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। बराबर लाइट आती नहीं थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, तो उस समय फसलें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, तो इनकम उतनी होती नहीं थी और प्रकृति की भी मार पड़ती थी, बारिश कभी होना कभी नहीं होना। तो इस तरह से हमको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ती गई, तो परिवार फिर अच्छी स्थितियों में पहुंच गया। नवाचार की इसी कड़ी में दूधालाल गहलोत ने अपनी खेती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा और इसमें उनके दोनों बेटों ने उनका साथ दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों से एआई को इस्तेमाल करना सीखा, कैसे वे अपने खेती के बारे में इस एआई से जानकारी ले सकते हैं, इसके हर पहलू को सीखा। आज दूधालाल गहलोत के लिए एआई सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बल्कि उनका खेत का साथी बन चुका है। एआई की अगर मैं बात करूं तो मेरे जो बेटे हैं वो मेरे को जानकारी देते हैं कि पापा एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आप
मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके माध्यम से आपको फसल के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। वो आपसे लाइव चैट करेंगे कि आपको अभी वर्तमान में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और फसल में क्या क्या आपको परेशानियां आ रही हैं और कौन कौन से कीट आपके नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं और कौन से जो टेक्निकल है हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मैं उसकी मदद से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके और चैट जीपीटी के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें समझ सकता हूँ और सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी उनके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जब मैं खेत में होता हूँ तो मैं किससे बात करता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी के माध्यम से उनसे बात करके मेरी जो वर्तमान में फसल हल्दी है, हल्दी के बारे में मुझे क्या क्या उसमें जो परसेंटेज करक्यूमिन का होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, उसके मार्केट कहाँ अवेलेबल है, कैसे पूरी दुनिया में हल्दी का प्रतिशत कितना भारत देश एक्सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ बैठे बैठे सारी जानकारी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से मिल जाती है। अपने खेत में एआई के साथ ही जल प्रबंधन के लिए भी दूधालाल गहलोत ने नई तकनीक और आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया। इन मशीनों के साथ ही दूधालाल गहलोत ने भारत के कई कृषि समृद्ध राज्यों में जाकर सही बीज के चुनाव के बारे में भी प्रशिक्षण लिया। खेती में पानी का बहुत बड़ा एक वो होता है कि पानी कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। क्योंकि किसान क्या होता है कि ड्रिप चालू कर दी, चल रही है तो पानी ज़्यादा हो जाता है, इससे फसल का नुकसान हो सकता है। तो इसके बीच में मैं जब बाहर भ्रमण पे जाता था महाराष्ट्र वगैरह में, तो मैं वहाँ एग्जीबिशन में गया। वहाँ पे मैंने एक ऐसा डिवाइस देखा, फसल ऐप करके एक कंपनी थी, उसका मैंने एक डिवाइस देखा। वो फसल मैंने मेरे खेत में लगाया, उससे मुझे बहुत सारे फायदे हुए। उसमें सेंसर लगे रहते हैं, वो अपने खेत में इंस्टॉलेशन होता है और अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा हमें खेत की सारी जानकारी देता है कि अभी हमारे खेत में कितना पानी हो चुका है, कितने सेंटीबार में वो नापती है तो कितने सेंटीबार हो चुका है। और उस फसल का एक डेटा होता है हमारे पास कि हमारी फसल को, जैसे मान लो हल्दी है तो हल्दी को पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, टमाटर है तो टमाटर को कितना पानी देना चाहिए, उसके बारे में मोबाइल पे सारे हमारे पास मैसेज आ जाता है कि भाई हमने मोटर चालू करी है और पानी इतने सेंटीबार हो चुका है कि अब पर्याप्त नमी है, मोटर बंद कर दीजिए। तो ये एक उससे फायदा होता है। और ह्यूमिडिटी कितनी है, वेपोरेशन कितना हो रहा है, पानी खेत में से वाष्पीकृत कितना हो रहा है, फसल को पानी अभी अगले कुछ समय में चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में सारा डेटा आता था। और वेदर कंडीशन की बात करूं कि अभी वेदर कंडीशन क्या है, कि हम लोग अभी उसमें स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लो अभी शाम को बारिश होने वाली है और अभी हमने स्प्रे कर दिया तो हमारा जो स्प्रे किया वो सारा धुल जाएगा। तो उसके माध्यम से सारे हमारे को डेटा मोबाइल पे मिल जाते थे और उसके कंडीशन उसके लायक है या नहीं है स्प्रे करने की। तो उस मशीन को लगाने से ये बहुत सारे फायदे हो जाते हैं किसान को। तो वो मशीन लगा देते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग अपना खेती का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट और जो लागत है उसमें भी हम लोग बचत कर सकते हैं। लाइव एग्जीबिशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को क्रॉप की वैरायटी के बारे में पता नहीं होता था। वो क्या कंपनियां क्या करती थी, उनकी जो भी वैरायटी होती थी वो वैरायटी वो 2 महीने पहले वहाँ पे सारी इस्टेब्लिश करके और उनकी जो फ्रूट है कंप्लीट करके हमें दिखाते थे कि भाई हमारी ये नई वैरायटी है, इस तरह की वैरायटी आपको लगाओगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, ये प्रोडक्शन मिलेगा। सारी चीज़ों की जितनी भी हम लोग फार्मिंग करते हैं सारी चीज़ों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे होता था बारामती के अंदर। आज भी वो लगता है, जनवरी के महीने में आता है वो, और जनवरी के महीने में वहाँ पे एक मेला लगता है और एग्जीबिशन होता है। उस एग्जीबिशन के अंदर सारे भारत के किसान जाते हैं और हम सारी चीज़ें देख के नए नए जो वैरायटी है, नए नए क्रॉप है, नए नए इनोवेशन हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। खेती को आधुनिक बनाने और नए फसल की जानकारियों के इस सफर में दूधालाल जी की मुलाकात उनके बदनावर के मित्र से हुई, जिन्होंने उन्हें टमाटर की नई खेती से अवगत कराया। टमाटर की खेती सीखने के बावजूद भी कई मुश्किलें थी और इनमें सबसे बड़ी मुश्किल थी खेती में काम कर रहे मजदूरों को टमाटर की नई खेती के बारे में सिखाना और प्रशिक्षित करना। सन 2014 में मैंने सबसे पहले बार टमाटर लगाया था। मैं गया था बदनावर, तो बदनावर में मेरे एक मित्र थे, वो बोले यार तुम क्या लगाते हो? मैंने कहा हम ये करते हैं। बोले टमाटर लगाओ। तो उनके कहने के अनुसार मैंने टमाटर लगाया। अब हमें नॉलेज नहीं था कि कैसे तार बास होता है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ देख के आया और वो यहाँ आए भी और उन्होंने मेरे को पूरी चीज़ें सपोर्ट करके कैसे लगाना ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई भी।
लेकिन अब आगे जो नई चुनौती थी मेरे लिए कि टमाटर मैंने पहली बार लगाया, प्रोडक्शन भी आ गया, लेकिन अब उसका मार्केट मुझे नहीं पता कि माल कहाँ बेचना होता है। और उसके बावजूद भी जो माल हमने प्रोडक्शन किया, उसकी जो पैकेजिंग की अगर बात करूँ तो वो भी हमारे लिए नया था। लेबर स्किल नहीं थे, लेबर को सिखाना है कि भाई टमाटर को कैसे बांधा जाता है, कैसे उसको रस्सी से बांध के तार पे बांधते हैं, ये नॉलेज नहीं था। तो ये हमको सारी बातें उनको सिखाना पड़ती थी। फिर माल हार्वेस्ट हो जाता था, फिर उसकी छटनी करके माल को पैकिंग कैरेट में हम खुद ही पैक करते थे और खुद ही हम अपने हाथों से गाड़ी पर माल रखते थे और वो भी मंडियों में भेजते थे। तो वो भी एक चुनौती भरा था। तो वो दिन और आज के दिन में बहुत फर्क हो चुका है, क्योंकि आज की तारीख में सारे व्यापारी हम लोगों के यहाँ आ चुके हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सारे व्यापारी हमारे गाँव में हैं और सारा काम उन्हीं का होता है। हमारा काम होता है टमाटर हार्वेस्टिंग करके दे देने का, छटनी का काम करना, पैक करना, गाड़ी में लोड करना, और यहीं से भाव भी हो जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें अब बहुत आसान हो चुकी हैं पहले के तुलना में। शुरुआती फसल की बात करूं तो जब छोटा सा पौधा होता है हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो शुरुआती दिनों में उसको पानी कम लगता है। जैसे जैसे पौधा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अगर स्प्रे की बात करूं तो शुरुआती अवस्था में उसको जैसे उसके अंदर लीफ माइनर की समस्या होती है, तो लीफ माइनर के लिए हम अलग अलग जो कंटेन होते हैं वो हम उसको स्प्रे करते हैं। अपना बायो 303 आता है, उस तरह के और अलग अलग कंपनियों के जो कंटेन होते हैं वो करते हैं। जैसे इमिडा हो गया है ना, वाइट फ्लाई उसके अंदर आता है, तो उसके लिए हम लोग प्राइड का स्प्रे कर देते हैं। तो और फर्टिलाइजर की बात करूँ तो ड्रिप के माध्यम से हम लोग शुरुआती अवस्था में उसको 19-19 देते हैं। जब पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है तो उसको 19-19 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में जब वो फसल आगे बढ़ती है तो फिर उसको फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस हम लोग 1261 के माध्यम से देते हैं, जिसमें 1261 जीरो जाता है। तो फिर वो अपना जो स्टेम होता है, तना होता है, वो मजबूत होता है, उसकी गहरी जड़ें बनती हैं और पौधा अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। फिर उसके बाद में उसको फल लगने की जो अवस्था होती है उस समय हम लोग उसको 05234 देते हैं ड्रिप के माध्यम से। तो उसका जो पोषण होता है, भराव होता है टमाटर के अंदर, वो होता है। जब आगे और हम उसकी बात करें, जब मैच्योरिटी बढ़ते हैं तो उसको 0050 भी हम लोग देते हैं, तो उससे उसका एक पूर्ण पोषण हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग ड्रिप के माध्यम से करते हैं। भविष्य में दूधालाल गहलोत अपने खेत को ऑटो फार्म बनाना चाहते हैं, यानी खेत में ऑटोमेशन लगाकर वे अपनी खेती को और आधुनिक बनाना चाहते हैं। मैं अब जैसे नए इनोवेशन की बात करूं तो समय का दौर गुजरता गया, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, तो भविष्य के अंदर अब इरिगेशन हम लोग पहले अभी क्या ड्रिप के माध्यम से हमें जाके खाद डालना पड़ता है, कितना नहीं डालना है, लेकिन अब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑटोमेशन आ गया है। ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे फॉर्म पे लगेगा और हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो ऑपरेट होता है। और मोटर भी हम लोग हमारे मोबाइल के ऐप से हम कहीं पर भी हो, अगर मान लो किसी काम के से हम लोग बाहर चले गए, मान लो अभी कहीं शादी में चले गए या फिर कहीं बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेट चले गए, तो वहाँ से हम लोग ऑपरेटिंग कर सकते हैं। मोटर को चालू करना, फर्टिगेशन देना, कितना फर्टिगेशन देना है, ये सारा टाइमिंग शेड्यूल बना के ऐप के माध्यम से हम हमारे मोबाइल से दे सकते हैं कि कितने मिनट पानी चलेगा, कितने मिनट खाद चलेगी। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इस टेक्नोलॉजी पे मैं काम भी कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं उसको लगाने वाला हूँ और गवर्नमेंट भी उसके लिए आगे आ रही है, उसके भी पंजीयन हो रहे हैं और उसके भी सब्सिडी अभी गवर्नमेंट ने लागू कर दी है। तो आने वाले समय में मैं भी उसको लगाने वाला हूँ। उसके माध्यम से किसान की सारी समस्या हल हो जाएगी कि उसको फर्टिगेशन कैसे करना है। लेबर जो होता है वो ट्रेन लेबर नहीं होता है, उसको रोज नए लेबर चेंज होते रहते हैं। तो उसमें हम लोग मोबाइल के माध्यम से हमारे द्वारा वॉल, इलेक्ट्रॉनिक वॉल होते हैं, वॉल को चेंज कर देते हैं और उसके माध्यम से फर्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसान भाइयों ने अपनाना भी चाहिए। अभी मैं भी इस पे काम ही कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं भी मेरे फॉर्म पे वो लगाने वाला हूँ। तो इससे बहुत सारी फायदे हो जाएंगे। बस ये है कि हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि खेती एक व्यापारिक दृष्टि से करेंगे, हम थोड़ा समय देंगे हमारी फसल को, तो हमें वो प्रोडक्शन ज़्यादा देगी। आज की अगर मैं बात करूँ तो मेरे गाँव में करीब सारे लोगों ने ड्रिप लगा दी है। यहाँ तक कि जो हमारे खेतों में काम करने मजदूर आते थे
उन्होंने भी देख के और उनको भी यह सारी चीज़ें हमने समझा के उन्होंने भी अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन कर दिया है। और मैं अगर पूरे बड़वानी जिले की बात करूं तो पूरे बड़वानी में आज बड़वानी का नाम चलता है, भारत देश में नहीं दुनिया में नाम चलता है, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे केले की अगर मैं बात करूं, चीकू की बात करूं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो बड़वानी ज़िले में 100% ड्रिप इरिगेशन किसान करता है और ड्रिप के माध्यम से ये बेनिफिट ले रहा है। इंटरनेट, एआई और भारत के कृषि समृद्ध राज्यों में भ्रमण करके दूधालाल जी ने खेती की बारीकियों को सीखा और इसी का फल उन्हें हल्दी की खेती में प्राप्त हुआ। शुरुआती दौर में जो हल्दी की खेती सिर्फ घर की खपत के लिए उगाई जाती थी, वही हल्दी की खेती आज बड़े पैमाने पर की जा रही है। हल्दी की क्रॉप हम लोग थोड़ी थोड़ी पहले से ही लगा रहे थे। मेरे पिताजी के भी पिताजी, मेरे दादाजी, वो भी लगा रहे थे। लेकिन मार्केट नहीं होने की वजह से हम लोग सिर्फ खाने पूर्ति हल्दी लगाते थे कि एक लाइन लगा दी, घर को खाने को हो गई, काम हो गया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। जब मैंने ये खेती का काम जो आगे बढ़ाया, उसके बाद में मैं फिर बाहर जाता हूँ महाराष्ट्र भ्रमण के लिए, नए नए एग्जीबिशन देखने। बहुत सारे मेरे मित्र महाराष्ट्र के अंदर है, तो उनसे फिर मैंने ये सारी चीज़ें समझी कि भाई हल्दी को एक ज़्यादा बड़े स्केल पे लगा के और उसकी प्रोसेसिंग करके हम लोग हल्दी को कर सकते। तो उनको देख के पहले मैंने हल्दी को रकबा धीरे धीरे बढ़ाया। अब हल्दी का रकबा बढ़ा के इस साल लास्ट ईयर मैंने 2 एकड़ में हल्दी लगाई है और इस बार मैंने 11 एकड़ में हल्दी लगाई है। हल्दी वैसे सिलेक्ट करने का ऐसा है कि हम लोगों को मजदूर की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो हल्दी में मजदूर कम लगता है, क्योंकि अभी बड़े स्केल पे जब हम फार्मिंग करते हैं तो लेबर की समस्या होती है। तो फिर मैंने मेरे ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो हल्दी लगा दी मैंने कि भाई हमको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है, कि लेबर नहीं लगते हैं। लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो बढ़िया रिटर्न है इसके अंदर, क्योंकि आज जो 11 एकड़ में मेरी हल्दी लगी हुई है और इस हल्दी को अगर मैं प्रोसेसिंग करता हूँ तो 1 एकड़ के अंदर 100 से 150 क्विंटल हल्दी का उत्पादन हो जाता है। और उस हल्दी को अगर मान लो, ऐसे तो मार्केट में कच्ची भी बिकती है, लेकिन अगर कच्ची नहीं बिकी तो हम लोग उसको एक प्रोसेसिंग होता है जो बाइलर होता है, उसमें बाइल करके और उसका पॉलिश करके स्टोर करके भी बेच सकते हैं। अगर आज भाव मार्केट में अच्छा है तो उसके माध्यम से भी बेच देते हैं, और अगर मान लो बाजार डाउन हो गए हैं तो हम लोग उसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो ये हमें एक बेनिफिट है कि हम हल्दी को कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि जो कच्ची फसलें होती हैं, सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनका हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से मैंने हल्दी का चुनाव किया है, क्योंकि लेबर की ज़्यादा समस्या होने की वजह से ये एक अच्छी क्रॉप है और अच्छा रिटर्न देती है। और अपने आप में हल्दी को बोलते हैं कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसको कोई बीमारियां लगती नहीं है, ज़्यादा स्प्रे लगते नहीं है और ज़्यादा कुछ इसमें फंगस का अटैक होता नहीं है। नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली स्प्रे हम करते हैं फंगस के, और नॉर्मली फर्टिगेशन से ये प्रोडक्शन हो जाती है और अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है इससे। हम लोग खेत में हल्दी लगा देते हैं, लेकिन अच्छी वैरायटी नहीं होने की वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो बन नहीं पाती है। और आज की तारीख में ये जो करक्यूमिन है, ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है, क्योंकि सारे लोग बाहर की बात करूँ, यूरोप कंट्री की बात करूँ, तो हल्दी का जो करक्यूमिन होता है उसको निकाल के और उसके जो सप्लीमेंट टेबलेट होती हैं वो लोग लेते हैं, जो आज की तारीख में बीमारियों पे बहुत काम करता है। अगर मैं कैंसर की बात करूँ, आज की तारीख में तो बहुत बड़ी एक बीमारी है, कैंसर में भी वो बहुत लाभदायक है करक्यूमिन का लेना। तो इस तरह से जो कोरोना काल के बाद में एक हल्दी का रुझान बढ़ा है मार्केट के अंदर। ग्लोबली अगर मैं बात करूँ, पूरे विश्व की बात करूँ, तो हल्दी का जो पूरा प्रोडक्शन है और भारत देश में सबसे ज़्यादा होता है, और पूरी दुनिया में जो 75% का जो मार्केट है और जो एक्सपोर्ट है वो भारत देश करता है। तो ये जो अभी हमारे यहाँ बहुत एक संभावना बढ़ गई है हमें हल्दी की खेती को लेकर। अब इसको हमारे किसान भाई बड़े स्केल में करते हैं और लाखों बोरी में इसकी डिमांड होती है, तो इसको हम कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एक स्कोप है। दूधालाल गहलोत जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे आधुनिक तकनीक और भारतीय परंपरा हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। जो हमारे युवा है, जो अभी सोशल नेटवर्किंग का ज़माना जो आया है, उसके माध्यम से वो लोग खेती तो करते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते खेती को। और समय नहीं देना
ये सबसे बड़ी एक चुनौती होती है और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिरता है। आज का युवा रील बनाने में लगा है, इंस्टाग्राम पे चैटिंग पे लगा है, फेसबुक पे लगा है, तो हम लोगों को हमारी खेती को व्यवसाय की तरह लेना पड़ेगा, उसको भी समय देना पड़ता है। जैसे एक व्यापारी होता है, सुबह जाता है अपनी दुकान को चालू करता है, शाम को मंगल करता है, तो वो कहीं ना कहीं 8 घंटे एक समय देता है अपनी दुकान को। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके माध्यम से ये सारे काम तो हो ही रहे हैं, लेकिन हमें खेती को एक व्यवसाय की तरह जोड़ के देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इसका ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें खेती से कुछ नहीं मिलता है, खेती घाटे में जा रही है, घाटे का सौदा हो रहा है, हम खेती नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या है कि युवा समय नहीं दे पाते हैं। तो हम लोगों को क्या नए नए इनोवेशन के लिए एक तो खेतों में जाना पड़ेगा और नए नए जो एग्जीबिशन होते हैं वहाँ देखना पड़ेगा कि हम नया लेटेस्ट क्या कर सकते हैं। क्योंकि आए दिन नए नए काम हो रहे हैं खेती के अंदर, नए नए टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से हो रही है। अभी हम लोग बाहर की कंट्री की बात करें तो वहाँ लेबर नहीं है, तो वहाँ पे सारा काम एआई के माध्यम से ही हो रहा है। और सारा काम इवन यहाँ तक कि फ्रूट के कैसे हार्वेस्ट करना वो एआई टेक्नोलॉजी से मशीनें कर रही हैं। फ्रूट की ग्रेडिंग कैसे करना वो एआई कर रहा है। और ग्रेडिंग करके उसका पैकेजिंग करना और उसमें क्या कंटेंट होता है, सारी चीजें वो एआई के माध्यम से हो सकती है। बस हमें समय देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बाहर जाने की जरूरत है। परिवार की मैं बात करूं, हम 2 भाई हैं। एक भाई मेरा छोटा है, मेरा तेजकरण गहलोत नाम है उसका, और मेरे 2 बेटे हैं। और मेरे 2 बेटे जिसमें से अभी दोनों बेटे एक जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, और एक मेरा जो बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहता है और वहीं से उसने एमबीए की पढ़ाई की और अभी वर्तमान में वहीं वो जॉब कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक किसान हैं और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को, जैसे किसान तो आता ही है, लेकिन जो शहर में बैठा हुआ आदमी है, हमें एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। हम जब खेत में आते हैं सुबह, तो मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मैं जब खेत में आता हूं तो मुझे एक प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होता है कि कितना अच्छा फील होता है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं, नेचर के साथ जुड़े हैं। और मेरी एक आदत रही है कि हम लोग जब खेत में आते हैं तो मैं जूते खोल के नंगे पैर जमीन पे चलता हूँ। इससे हमारे शरीर को भी बहुत सारी चीज़ें फायदा होता है। जैसे स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो बॉडी का जो वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट हो जाता है। ये भी एक थेरेपी है। जो शहर में बैठे लोग हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि एक सीधे सूर्य की धूप लेना, जैसे विटामिन डी हमें मिलता है, तो ये किसान का सौभाग्य है। तो हर एक किसान तो आता ही है, तो हमें खेत में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। मगर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, ये मुझे अपने आप पे गर्व है।